तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स में आज ये डेट नंबर 25 हो। जनाब आज के दिन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को। अब सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग ने जितना पढ़ाया है अभी तक, लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, आपके सारे टाइप के ऑपरेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। Oh my God! जनाब यहाँ पे इस पूरे कंप्लीट कोर्स में आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और एक चीज़ बता दें कि ये क्वेश्चन जो होंगे इसके करने से फ़ायदा क्या होगा। पहला तो आपको पता चलेगा कि सी प्रोग्रामिंग किस तरीके वर्क करती है, इसका क्या यूज़ होता है। दूसरा, आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो होती है वो मजबूत हो जाती है, जिससे आपका लॉजिक क्रिएट करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ता है। देन अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो वो क्वेश्चन उसी टाइप के वहाँ पर भी आते हैं। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको रटा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो जनाब आज के दिन हम लोग सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमारी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी और हम लोग क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो गेट के क्वेश्चंस हो या फिर कोई अदर एग्जाम के क्वेश्चन हो, क्योंकि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं। टोटल अगर पूछे तो यहाँ पे 21 क्वेश्चंस होंगे हम लोग के पास, और 21 क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यू भी होंगे और आपके कोड करने वाले भी होंगे। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने फाइंड किए हैं। आप इस कंप्लीट वीडियो को देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि यार सी प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी होती है, इससे क्या नहीं किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल्स नेम एंड वाई। इनमें से कौन से ऐसे नेम है जिनको हम लोग वेरिएबल के तौर पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि भैया कौन कौन से नेम है जिसको हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो हमको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमको वेरिएबल वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रखे हो और वेरिएबल बनाते समय जो हम लोग ने रूल्स बताए थे वो रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया ये डूम कोडिंग जो लिखा है, क्या ये एक वेरिएबल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। इसमें स्टार्टिंग में आपका स्मॉल लेटर है और लास्ट में कैपिटल लेटर है, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप इस तरीके का वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या ये बन सकता है स्टार्टिंग में अंडरस्कोर है और बाद में स्मॉल लेटर है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि एक अंडरस्कोर ही ऐसा कैरेक्टर है या फिर ऐसा सिंबल है जिसका आप यूज कर सकते हो वेरिएबल बनाते समय। ठीक है, उसके बाद में आपका डूम हाइफन कोडिंग, तो ये जो हाइफन का निशान है ये सिंबल अलाउ नहीं होता है वेरिएबल बनाते समय, तो आप इसे नहीं बना सकते हो, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से कर देता हूं। तो ये समझ लो अगर आप इसका वेरिएबल बनाओगे तो ये अलाउ नहीं करेगा, एरर आएगा। आप दो वर्ड के बीच में हाइफन के निशान नहीं लगा सकते हो। क्या ये बन सकता है स्टार्टिंग में हम लोगों ने डॉट लगा रखा है फिर कोडिंग लिख रखा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा हम लोग और कोई भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते वेरिएबल बनाते समय, तो भैया ये भी पूर्णतः गलत है। ठीक है, फिर कोडिंग अंडरस्कोर कोर्स, क्या ये सही है, दो वर्ड को हम लोग अंडरस्कोर से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल। आप अंडरस्कोर को चाहे स्टार्टिंग में लगाएं, लास्ट में लगाएं या बीच में लगाएं, आप लगा सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। क्या ये सही है, इसमें तो कोई आपका लेटर है नहीं, ये आपके सिर्फ मैथ के नंबर है 999, तो क्या नंबर के अंदर कोई चीज स्टोर कराई जा सकती है, नहीं, क्योंकि ये खुद एक वैल्यू है और इस वैल्यू के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, तो ये भी आपका गलत है, इसको हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। फिर ये क्या है, फ्री कोडिंग कोर्स। अब अगर ये देखिए इसके बीच में स्पेस लगा है, अगर स्पेस की बजाय अंडरस्कोर लगा होता तो ये सही था, पर स्पेस लगा है इस वजह से ये गलत है, तो इसको भी काट देंगे। उसके बाद HTML प्लस CSS, अगर आप इस नाम का कोई वेरिएबल बनाते हो तो आपको प्लस नहीं लगाना है, इसकी जगह आप अंडरस्कोर लगा सकते हो बीच में, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप प्लस नहीं लगा सकते हो, प्लस सिंबल अलाउ नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। उसके बाद हैश कोडिंग, तो स्टार्टिंग में भी हो या लास्ट में भी हो आप कोई सा भी सिंबल अदर नहीं यूज कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे अंडरस्कोर लग सकता था, हैश लगा, इसका मतलब ये गलत है। ओके, सब्सक्राइब 100, अगर इस नाम का कोई वेरिएबल बनाए तो क्या इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे नंबर है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सब्सक्राइब के साथ, तो ये एक आपका वेरिएबल पूरा बन सकता है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। आप नंबर को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हो पर लास्ट में लिख सकते हो, ये रूल होता है। आप स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते हो पर लास्ट में आप नंबर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा सही है। क्या क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकते हो, ना ही आप हैश लगा सकते हो, तो ये दोनों आपके पूर्णतः गलत हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे गलत थे, बाकी सही थे। तो आप इस तरीके से जांच कर सकते हो
रूल ये होता है कि आप स्टार्टिंग में या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करो या फिर आप कैरेक्टर से स्टार्ट करो। कैरेक्टर मतलब अपना नाम या फिर जो भी वेरिएबल बना रहे हो उसके नाम से। मान लो एज नाम का बना रहे हैं तो एज ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं और लास्ट में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि लास्ट में आप 22 लिख दो, नंबर लिख सकते हो पर स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं ये करना चाहूँ माई अंडरस्कोर एज तो ये भी अलाउ होता है, बीच में भी अंडरस्कोर लगा सकते हो। पर आप इतना ध्यान रखो कोई सिंबल अदर नहीं यूज करना है, अंडरस्कोर ही यूज करना है और नंबर को कभी स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। ये बस इतने रूल याद होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रेडिक्ट द आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा इसका अंदाजा लगाओ। तो भैया यहाँ पे देखो आप ऊपर हैश इंक्लूड जो लिखा रहता है वो आप खुद से लिख लेना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए लिख देता हूँ। वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप जब कोड करेंगे तो मेन आपको कोड जो है वो उस पर आपको ध्यान देना है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर देखो लिखा है डबल एन, फिर ये लिखा है बैक स्लैश एन, फिर बैक स्लैश एन, फिर डबल एन, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन। तो आप सोचो ये जो आपका बैक स्लैश एन होता है इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस। ओके, तो ये करता क्या है, ये आपके एंटर का काम करता है। जैसे मान लो आप इस लाइन पे चल रहे हो तो अगर आप एंटर दबाओगे तो आप दूसरी लाइन पे आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आप एंटर नहीं दबाना चाहते हो तो आप इस लाइन के लास्ट में यहां पर लगा दो बैक स्लैश एन, तो आप दूसरी लाइन से आ जाओगे। तो इसका हम लोग सी प्रोग्रामिंग में जब यूज करते हैं जब दो चीजों को दो अलग अलग लाइन से लाना होता है, ठीक है, तो इसलिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आउटपुट निकालना है तो हम लोग को ये देखना होगा कितने बैक स्लैश एन लगे हैं, ठीक है। तो हम लोग खोल लेते हैं हाईलाइटर को और हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक ये बैक स्लैश एन लगा हुआ है, हाँ या ना, एक ये बैक स्लैश एन लगा है, ठीक है। ओके, यहां पे इसको हाईलाइट कर देता हूं ये। अब एक बैक स्लैश एन ये लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो दो बैक स्लैश एन लगे हुए हैं, हाईलाइटर की बजाय ये मार्कर खुला हुआ था, अब ठीक है, ये दो बैक स्लैश एन लगे हुए हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में नॉर्मल एन लिखा हुआ है दो, फिर ये फॉरवर्ड स्लैश एन लगा है। तो जो आपको फॉरवर्ड स्लैश एन होता है ये आपका कुछ भी नहीं होता है। फॉरवर्ड स्लैश एन नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये नॉर्मल जैसे एन है वैसे ही देखा जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो सबसे पहले दो एन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग भैया दो एन लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन है तो इसको हम लोग पहली लाइन से इसे बिंदु से डिनोट करते हैं। पहली लाइन में दो एन लिख दिए, फिर उसके बाद एक बैक स्लैश एन लगा है तो हम लोग दूसरी लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। फिर एक बैक स्लैश एन लगा है तो हम लोग तीसरी लाइन में चले जाएंगे। तीसरी लाइन में जाने के बाद दो एन लिखे हुए हैं तो दो एन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो फॉरवर्ड स्लैश एन है तो फॉरवर्ड स्लैश एन कोई चीज ही नहीं होती है, नॉर्मल आपका जैसे ये एन है वैसे इसको भी देखा जाएगा, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके लिख देंगे। तो ये आपका आउटपुट आएगा पहले प्रिंटफ का। देखो पहले दो एन है तो दो एन आ गए, उसके बाद पहला देखो बैक स्लैश एन लगा है तो एक एंटर दबाया तो एक नीचे आए, फिर एक बैक स्लैश एन लगा है तो एक बार एंटर और दबेगा तो दूसरी लाइन में आए, फिर दूसरी लाइन में दो एन एक फॉरवर्ड स्लैश एन, तो इसको हम लोग कर दिए इस तरीके से, ठीक। दूसरे प्रिंटफ को देखते हैं। दूसरे प्रिंटफ में हम लोग को ये देखना है क्या कोई बैक स्लैश एन लगा है या फिर नहीं लगा है। तो देखो ये जो दो एन है ये तो नॉर्मल है, ये फॉरवर्ड स्लैश एन है तो ये भी नॉर्मल है क्योंकि बैक स्लैश एन नहीं है, ये भी फॉरवर्ड स्लैश एन है, ये भी डबल एन है, ये फॉरवर्ड स्लैश एन है। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी बैक स्लैश एन यूज नहीं हुआ है। तो बैक स्लैश एन यूज नहीं हुआ है तो इसका मतलब कोई भी एस्केप सीक्वेंस नहीं है। आप एज इट इज जैसे ये लिखा है ऐसे ही आउटपुट आएगा, एज इट इज हम लोग इसको आउटपुट निकाल सकते हैं। तो एन एन फॉरवर्ड स्लैश एन, फिर आपका फॉरवर्ड स्लैश एन, ओके, फिर डबल एन, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन, यही आंसर आएगा आउटपुट में। तो इसका प्रिंटफ का ये आंसर आएगा, इसका प्रिंटफ का ये आंसर आएगा। चलिए इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं फटाफट से। तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग इसको आते हैं यहाँ पर VS कोड पे और VS कोड पे आने के बाद में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भैया आ गए VS कोड पे और यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे लेंगे तो प्रिंटफ पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन मार्क। अब इसी के अंदर देखते हैं, सबसे पहले वाला देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा था यहाँ पे आते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डबल एन है, ठीक है। तो भैया डबल एन लिख देंगे। उसके बाद में एक बैक स्लैश एन है, ठीक है। तो भैया एक बैक स्लैश एन लगा देंगे। फिर उसके बाद में एक और बैक स्लैश एन है तो भैया एक और बैक स्लैश एन लगा देंगे। फिर डबल एन है और फिर एक और बैक स्लैश एन है, नहीं फिर बैक स्लैश नहीं है, ठीक है। ये लास्ट में फिर बैक स्लैश नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश एन है। तो भैया इसको एक फॉरवर्ड स्लैश एन लगा देते हैं।
तो ये फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दिया। अब देखो जो हम लोग ने यहाँ पर लिखा था ये पहला वाला, जब इसको हम लोग वीएस कोड पे लिख रहे हैं तो वीएस कोड ने तुरंत हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट कैसे किया, देखो जो एस्केप सीक्वेंस थे उसको इन्होंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। तो वीएस कोड की यार यही खासियत होती है, इसलिए अच्छा रहता है। देखो डबल एन जो ये बैक स्लैश एन है इसको इसने हाईलाइट कर दिया अलग से कि भैया ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये एस्केप सीक्वेंस है, इनसे क्या होगा एंटर आएगा। ठीक है, तो भैया इसको पहले हम लोग करते हैं प्रिंट। तो प्रिंट करने के पहले आते हैं टर्मिनल पे, टर्मिनल की स्क्रीन करते हैं क्लियर और यहाँ पे दबाया। अब देखो कैसा आया भैया, डबल एन आया, फिर एक डॉट, अब आपको डॉट नहीं दिख रहा है, एक न्यू लाइन आई, फिर दूसरी आई, दूसरी लाइन में इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया है डबल एन और बैक स्लैश एन। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी हम लोग ने ये किया था कि दूसरी पहले एन लिखा, फिर एक देखो ये पूरी लाइन का गैप, फिर दूसरी लाइन में डबल एन और फॉरवर्ड स्लैश एन, तो इन्होंने भी सेम वही लिखा है। अब उसी प्रिंटफ को और लिखते हैं जो दूसरा वाला प्रिंटफ है, तो इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद में एंटर आते हैं, टैब दबाया, कंट्रोल वी, और यहाँ पे अंदर जो एन लिखे हुए हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एन फॉरवर्ड स्लैश एन, ओके, और उसके बाद में फिर फॉरवर्ड स्लैश एन, और उसके बाद में नॉर्मल एन एन, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन। देखो मैच कराता हूँ, ये देखो एन एन फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन, एन एन फॉरवर्ड स्लैश एन। यहाँ पे भी आप आके देख लो, एन एन फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन, एन एन फॉरवर्ड स्लैश एन। तो अब इसका आउटपुट देख लो, आउटपुट यहाँ पे क्या आया था, एज इट इज जो लिखा है वही आउटपुट में आ जाएगा। तो हम लोग इसका भी आउटपुट निकालते हैं भैया। तो फटाक से इसको रन किया और इसका भी देखो आउटपुट सेम वही आया जो लिखा हुआ है डबल एन। और देखो एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग को एक बैक स्लैश एन आउट लगाना होगा, क्योंकि ये वाला जो है लाइन और ये वाला लाइन है ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो एक साथ आने के लिए हम लोगों को यहाँ पर भी एक बैक स्लैश एन अपनी तरफ से लगाना होगा, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं इस वाली लाइन को हटा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाली लाइन को हम लोग देख चुके हैं, तो अब उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो रन किया, देखो 2 एन यहाँ है, 2 एन यहाँ है, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन, फिर फॉरवर्ड स्लैश एन, फिर 2 एन, फिर 2 एन, और यहाँ पे लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश एन, यहाँ पे भी वही आया है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि सेम आउटपुट आएगा। आउटपुट में कोई चेंजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई बैक स्लैश एन नहीं है। अगर बैक स्लैश एन देखो जैसे मैं लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक रेड कलर में हो जाएगा। देखो ये रेड कलर में हो गया। ये फर्क होता है एक अच्छे कोड एडिटर का यूज करने का। चलिए भैया यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाहता है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल। भैया ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो हम लोग को जो एक सर्कल है उस सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, एक सर्कल है उस सर्कल का एरिया निकालना है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, तो सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ओके, राइट अ प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल विथ गिवन रेडियस। ओके, यहाँ पे दो सेम क्वेश्चंस आ गए हैं, तो एक क्वेश्चन दूसरा इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो कह क्या कि इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन दो बार आ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग को एक सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये 6-7 क्लास में या 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है ए। ठीक है, ए, फिर आपका होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। आर आपकी यहाँ पे त्रिज्या है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यूजर आपको रेडियस देगा या फिर आप रेडियस लोगे अपने पास से और आप पूरा उसका एरिया निकालोगे। तो हम लोग ये करेंगे कैसे, पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग को एक इंट लिखना होगा और एक आर नाम का वेरिएबल बनाना होगा। आर नाम के वेरिएबल में हम लोग रेडियस डालेंगे कि जो पूरा सर्कल है उसकी रेडियस क्या है। तो मान लो उसके सर्कल की रेडियस है 5, तो ये मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में मुझे यहाँ पे फ्लोट बनाना होगा, क्योंकि यार रेडियस आपके पॉइंट में भी आती है, इसलिए हम लोग को फ्लोट और ए नाम का वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, ए बना लो या एरिया नाम का बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ए बना रहा हूँ। ठीक है, फिर इक्वल का निशान लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो भैया ए तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, 3.14 हो गया। अब देखो यहाँ पे गुणा होगा सबके बीच में, तो यहाँ पे भैया स्टार का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणे में स्टार का साइन लगता है। फिर आर स्क्वायर, तो 2 बार आर का गुणा होगा, तो आर फिर स्टार फिर आर। तो आर की वैल्यू थी 5 और फिर आर की वैल्यू यहाँ पे 5, सबका आपस में गुणा हो जाएगा, है या ना। और जब गुणा होने के बाद जो आंसर आएगा तो हम लोग प्रिंट एफ करेंगे।
प्रिंट एफ, और यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क में परसेंट एफ होगा, परसेंट डी नहीं होगा, परसेंट एफ होगा क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में ए, और ए करने के बाद में यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा जो भी एरिया होगी। ठीक है, तो उसको करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आए गूगल पे, तो चलते हैं गूगल पे और गूगल पे खोल लेते हैं, इसी चीज़ को खोलते हैं कि गूगल कैसे आंसर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं गूगल से कहूँ कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, इंटर दबाया, यहाँ पे फिर भी आ गया, टी लगा हुआ है फिर भी आ गया। तो यहाँ पे देखो फार्मूला वही है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आपको रेडियस आपको देनी होती है, वो निकाल देगा। मध्य बिंदु से किसी भी एक पॉइंट तक की दूरी आपकी रेडियस होती है। तो भैया यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, सेम जैसे गूगल का है सिस्टम निकालने का वैसे ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को सबसे पहले करेंगे क्या, एक इंट लेंगे, इंट आर, और इक्वल टू, मान लो हम लोग की रेडियस रखनी 5 या 10 या कुछ भी। ठीक है, और आप रेडियस यूजर से भी ले सकते हो, आपको स्कैन एफ फंक्शन का यूज करना होगा और रेडियस आप यूजर से ले सकते हो, ये आपका काम है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपको ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तो आपको साथ में सॉल्व करने हैं, प्लस इसमें कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड करिए। आपको सिस्टम ये बनाना है कि जो रेडियस है वो यूजर से आपको लेनी है। ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू। अगर नहीं आता है तो इसी वीडियो में आपको आगे समझाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहो। ठीक है, इंटर दबाएंगे, इंट सॉरी यहाँ पे फ्लोट लेंगे, क्योंकि यार हमारी रेडियस जब डालेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा एरिया का वो कभी कभी हमारा पॉइंट में आता है, तो हम लोग उसके लिए कोई भी खतरा नहीं लेने वाले हैं। फ्लोट ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे मान लो हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो फार्मूला क्या रखता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का फार्मूला क्या है, 3.14। देखो यहाँ पे हम लोग ने वही किया था कि यहाँ पे सबसे पहले 3.14, अब इंटू आर आपको 2 बार कर देना है। ठीक है, तो भैया इंटू के लिए हम लोग स्टार साइन का यूज करेंगे, आर फिर इंटू फिर आर। ठीक है, तो ये करने पे क्या हुआ कि भैया पाई तो मान है ही है, और आर का भी मान हम लोग ने 5 दे रखा है, यहाँ पे भी आर का मान 5 दे रखा है, बस आपको लगाना है सेमीकोलन। अब क्या होगा, अब हमारा पूरा आंसर आएगा। आंसर कैसे आएगा, हम लोग को यहाँ पे करना होगा प्रिंट एफ, क्या करना होगा भैया, प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना होगा, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से, एरिया ऑफ सर्कल, इस तरीके लिख दिया, ये चीज़ एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे लगा देंगे परसेंट एफ लगेगा क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, और यहाँ पे कॉमा लगा कर ए को कॉल कर लेंगे, जो वेरिएबल हम लोग को दिखाना है उसको यहाँ पे लिख देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टर्मिनल को करते हैं क्लियर और इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे आया 78.5 और लास्ट में 000। ठीक है, अब हम लोग गूगल पे भी इसी को चेक करते हैं, 5 रेडियस डालते हैं और क्या सही आंसर आ रहा है, देखो आया 78.54। ठीक है, और अपना क्या आ रहा है 78.5, और लास्ट में 000 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने सिर्फ 3.14 लिया है। इसके अंदर आप एग्जैक्ट बिल्कुल लेते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, पर आपको इधर का देखना है, पॉइंट के पहले के नंबर को देखा जाता है। तो 78.5 का आ रहा है तो इसका भी सेम आ रहा है, तो आपको दोनों का बिल्कुल सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, 78.5 इसका भी और 78.5 उसका भी। ओके, तो दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप पाई की वैल्यू को और बढ़ा देते हैं, 3.1415 कर देते हैं, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इन्होंने भी देखो वही फार्मूला यूज किया है। ठीक है, पाई और 5 स्क्वायर, 5 का 2 बार स्क्वायर करके पाई की वैल्यू में गुणा कर दिया, आंसर इनका निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, सॉल्व हुआ आपसे? आप करके देखिए, अगर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं हूं आपको सॉल्व करा दूंगा, कमेंट में आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ वीडियो को मत देखिए, आप करेंगे ट्राई, नहीं होगा वो अलग की बात है, पर आप ट्राई तो कीजिए। ट्राई नहीं करने का मतलब है क्या कि आप डर के बैठे हुए हो, आप ट्राई करो, नहीं होगा उसके लिए मैं हूं, मैं आपको आंसर दूंगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इंस्टाग्राम पे सॉल्यूशन बता दूंगा। पर वीडियो को साथ साथ करते चलोगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम देखो यार, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको तो तुरंत पता होगा भैया वॉल्यूम क्या बता रहे हो, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। ठीक है, तो देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया आयतन। ठीक है, स्फीयर क्या है? स्फीयर एक ठोस गोला होता है, जैसे आपका बॉल होती है, ठीक है, लेदर वाली बॉल मान सकते हैं, तो एक ठोस गोला होता है, उसमें आपका उसका आयतन निकालना होता है। ठीक है, तो भैया आयतन कैसे निकलेगा, चलिए सबसे पहले गूगल जी के पास चलते हैं। गूगल जी खुद ही यहाँ पे दिखाएंगे, और गूगल जी दिखाएंगे, हम लोग को भी आता है, हम लोग भी सेम यही फार्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे स्फीयर। ओके, अब देखो यहाँ पे इन्होंने डिफिनेशन भी दी होगी, हाँ यहाँ दी है, गोला हुआ ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है
और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर होता है। इस बिंदु के गोले को केंद्र कहते हैं, ठीक है, बिंदु को गोले को केंद्र कहते हैं तथा केंद्र से गोले की किसी बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या कहलाती है। कुल मिला कहने का मतलब है कि एक केंद्र है, केंद्र से दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है इसका सॉल्यूशन, यहाँ से केंद्र से दूरी आपकी आर मतलब रेडियस कहलाती है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे पहले यहाँ पे अपने नोट पैड पे और फिर वहाँ पे करते हैं, ठीक है। पहले नोट पैड पे सॉल्व करते हैं। तो ये जो बनाया है ये सब हम लोग हटा लेते हैं। ओके, आते हैं भैया। सबसे पहले देखो फार्मूला समझो, फार्मूला क्या होता है। फार्मूला है v इक्वल टू 4/3 पाई के बाद आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब है। तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो v हम लोग वैल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो इस तरीके लिख दे, पाई की वैल्यू सबसे पहले लिख दें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, ये 4 लिख देंगे, 4 और इंटू फिर पाई की वैल्यू 3.14 लिख देंगे और उसके बाद में फिर 3 बार आर है, आर क्यूब मतलब 3 बार आर, तो आर इंटू आर इंटू आर, 3 बार आर हो गया, ठीक है। फिर इतना होने के बाद में हमारा अब यहाँ पे ये 3 बचा है, तो यहाँ पे डिवाइड 3, ठीक है। तो ये डिवाइड फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम लोग ने डिवाइड 3 कर दिया। तो पहले इन सबका गुणा कर दो, ऊपर जितनी चीजें हैं उनका गुणा कर दो, फिर नीचे वाले से भाग कर दो, तो आपका आंसर निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को जरूरत क्या है, आर की, रेडियस की। तो हम लोग वही सेम जैसे वैल्यू एरिया के लिए करे थे वही चीज इसमें भी करेंगे, बस फार्मूला अलग हो जाएगा। तो इंट आर इक्वल टू मान लो 5 ले लिया, ठीक है। तो आर तो आपको पता है, फिर आपको एक फ्लोट FLOT फ्लोट v, और v के अंदर ये पूरी चीज आपको लिख देनी है सेम टू सेम यहाँ पे, ठीक है। और उसको लिखने के बाद आपको प्रिंटफ में %f, ओके, कॉमा v, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यही चीज हम लोग करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। हम लोग आएंगे, देखो आर को तो हम लोग को छूना नहीं है, आर तो इसमें भी काम आएगा उसमें भी काम आएगा क्योंकि रेडियस दोनों के लिए जरूरत है। अब देखो यहाँ पे एक जगह हम लोग कर देंगे v, फ्लोट v, और यहाँ पे भी कर देंगे v, और यहाँ पे जो हम लोग ने लिखा है इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखो पाई, तो यहाँ पे फार्मूला आप देख लो, v इक्वल टू 4 गुणे पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो हम लोग रखे हुए हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, 4 से और गुणा करा देंगे। तो भैया 4 से हम लोगों ने क्या करा दिया, गुणा करा दिया। तो 4 गुणे पाई की वैल्यू फिर 3 बार आर है, ठीक है, क्योंकि आर क्यूब है इसमें तो 3 बार आर है। तो देख लो 4 इंटू 3.14, यहाँ पे देखो 4 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे इंटू आर इंटू आर इंटू आर, और लास्ट में यहाँ पे भाग 3 हो गया, ठीक है। तो भाग 3 यहाँ पे भी कर देते हैं, तो हम लोग इस तरीके से कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या है कि यहाँ पे एरिया लिखा है, तो हम लोग लिख देते हैं द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस इतना लिख देते हैं, द वॉल्यूम ऑफ आ स्फीयर, एक ठोस गोले को हम लोग स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया भैया ये चीज। अब इसको रन करते हैं, रन करने पे यहाँ पे आंसर आया 523, रेडियस 5 देने पे आंसर आया 523, ठीक है, 523। क्या गूगल पे भी यही आंसर आ रहा है, तो हम लोग 5 रेडियस देंगे तो आंसर 523, बिल्कुल सही। तो हम लोग का भी आंसर देख लो यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका होता है, बस आपको इस तरीके से एक फार्मूला बनाना होता है, आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका हो गया। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके कॉलेज में, आपके इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। आपको ऐसे ही प्रॉब्लम दी जाएंगी एग्जैक्ट, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, कुछ और पूछ देंगे, दिए जाते हैं, आपको उनको सॉल्व करना होता है। तो अभी तक आपने 3 क्वेश्चन लगभग बड़े बड़े क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व कर ही लिए हैं। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट। अब जैसे हम लोग इंटर में थे तो हम लोग को क्या हो रहा था कि हम लोग को वहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। अब मैथ की वजह कुछ लोग बायो लिए होते हैं या फिर कॉमर्स लाइन में होते हैं तो उनके अपने सब्जेक्ट होते हैं। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना होता है। तो सबसे पहले 5 सब्जेक्ट के जो नंबर आए हों, मान लो 5 सब्जेक्ट के जो नंबर आए हों, मान लो हमारे इंग्लिश में आ गया 89, ठीक है, और उसके बाद में हमारा क्या हुआ, केमिस्ट्री में आ गया 91, ठीक है, फिर मैथ्स में आ गया 95, ठीक है, फिर इंग्लिश में आ गया हमारे 91 और फिर हिंदी में आ गया 93।
अब सारे नंबर्स जो दिए हुए हैं इनको प्लस कर लो और डिवाइड 5 कर दो, ठीक है। तो सब मान लो सारे नंबर हैं, इनको प्लस करते जाओ इस तरीके से, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे डिवाइड 5 कर दो, क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। आपकी परसेंटेज निकल आएगी। क्या निकल आएगी? परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सिंपल सा करना है, कुछ नहीं, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर का केवल यूज होगा और कुछ भी यूज नहीं होना है, ठीक है। और इनको फ्लोट में रख लेना यार, क्योंकि परसेंटेज फ्लोट में ही निकलती है, मान लो 91.5%। इसी तरीके से तो हम लोग आते हैं फटाफट से VS कोड पे। VS कोड पे आने के बाद में जनाब बस इसको सबको हटा देते हैं। स्टार्टिंग से करेंगे FLOAT फ्लोट, PHY फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग को क्या करना है, हम लोग कर सकते हैं, मान लो यहीं पे वैल्यू दे देते हैं, मान लो हम 89 दे दिए, सेमी कॉलन लगा दिए, ठीक है। और आपको कमेंट करना मैंने सिखाया था, आप कमेंट भी इस तरीके कर सकते हो कि जैसे ये फिजिक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, एंटर दबाया, FLOAT, ठीक। अब हम लोग केमिस्ट्री का लिख दिए CHEM। छोटा वेरिएबल का नाम बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक गलती हुई है हम लोग से, ऊपर इक्वल नहीं लगाया, इक्वल लगा देना होता है, ठीक है, जिससे आपका वैल्यू उसके अंदर जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल होता है। अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में कैसे स्टोर होगी, ये चीज़ें, ठीक है। 91 लास्ट में सेमी कॉलन लगाएंगे और इस तरीके आप कमेंट कर सकते हो, आपको कोड अच्छा दिखेगा, ठीक है। केमिस्ट्री, ओके। करने के बाद में हम लोग ने यहाँ पे एक फ्लोट और बनाना है, एक फ्लोट हम लोग बनाएंगे मैथ्स के लिए, ठीक है। इनको आप इंट बना सकते हो, पर टोटल जो आप निकालोगे उसको आपको क्या करना है, वो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि उसको आप बना सकते हो फ्लोट में। इनको इंट में भी बनाया जा सकता है, पर मैं बना ले रहा हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंट में बना सकते हो, ठीक है। अब दोबारा चेंज करने से कोई वो मतलब नहीं बनता है। मैथ्स, और मैथ्स में मान लो मेरी वैल्यू आई है 95, ठीक। और यहाँ पे कमेंट कर देंगे MATHS मैथ्स, एंटर दबाया। 2 सब्जेक्ट और डाल देते हैं फ्लोट। अब मान लो हमारे मैथ्स हो गई, मैथ्स के बाद इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारे मान लो नंबर आए हैं 91, ठीक है। ये मैं परसेंट नहीं, ये नंबर की बात कर रहा हूँ। 91 सेमी कॉलन लगाया, यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश, ओके, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद फिर मैं लिखूँगा फ्लोट। अब हमारा लास्ट बचा है हिंदी, तो हम लोग ने कहा हिंदी करने के बाद में इक्वल का निशान लगाया। लगाने के बाद मान लो हिंदी में आया 93 नंबर, ठीक है। और सेमी कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन के बाद यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, ओके। इतना हो चुका है। अब एक हम लोग को यहाँ पे बनाना होगा क्या चीज़, एक और वेरिएबल बनाना होगा फ्लोट। आप इनको तो इंटीजर में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप वेरिएबल बनाओगे जिसमें टोटल परसेंटेज आप काउंट कराओगे तो उसको आपको फ्लोट में ही बनाना पड़ेगा। तो FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम होगा परसेंट, PRECENT परसेंट, ठीक। ये करने के बाद में आपको इक्वल का निशान लगाना है, इक्वल का निशान लगाने के बाद में पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब भैया देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये वेरिएबल का नाम जिस तरीके लिखा है सेम उसी तरीके आपको लिखना है, ठीक है। तो चाहे आप कॉपी कर लो वो ठीक है, पर आपको स्पेलिंग नहीं करनी। जैसे फिजिक्स में PHY लिखा है, आप पूरा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश में ENG लिखा है, आप यहाँ पे पूरा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। कंट्रोल V, फिर आपको प्लस का साइन लगा देना है। और इसी तरीके से सारे आपको, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री को कॉपी कर लो, यहाँ पे डाल दो कंट्रोल V, फिर आपको प्लस लगा देना है, सारों को ऐड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैथ्स को कॉपी कर लो, मैथ्स को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, और फिर यहाँ पे प्लस लगा दो। इंग्लिश को कर लो कॉपी, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे इंग्लिश को कर दो पेस्ट, और यहाँ पे E लगा देते हैं इंग्लिश, ओके। अब यहाँ पे प्लस लगा दो, बचा हिंदी को भी भैया कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे लगा देते हैं हिंदी, कंट्रोल V, ठीक। अब इतना करने के बाद में देखो यहाँ पे फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, मैथ्स 3, इंग्लिश 4, हिंदी 5, पांचों सब्जेक्ट हो चुके। सारे सब्जेक्ट के नंबर ऐड हो जाएंगे, जो इनके अंदर नंबर स्टोर है वो ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में ये जो ब्रैकेट आपने बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट आपने बताया हुआ है, इसके बाहर आपको लगाना होगा एक, क्या लगाना होगा, फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि भाग कराएंगे। और आपको लगाना क्या होगा, 5, क्योंकि टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, और लास्ट में सेमी कॉलन, ओके। इतना करना होगा। तो भैया ये आपके सारा पहले सबसे पहले ऐड होगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर 5। अच्छा, आपको ये हमको आंसर दे सकता है कि हम लोग ने इसको ब्रैकेट में क्यों लगाया, डायरेक्ट क्यों नहीं फॉरवर्ड स्लैश 5 लगा दिया, क्यों लगाया ब्रैकेट में। सोचने वाली बात ये है कि जो अगर हम लोग प्रेसिडेंस रूल होता है वो ये कहता है
कि पहले प्लस की प्रोबेबिलिटी कम होती है और डिवाइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो पहले डिवाइड करो ना कि प्लस करो। तो अगर आप पहले डिवाइड कर देते फिर प्लस करते तो गलत हो जाता। तो हम लोगों को पहले प्लस कराना है फिर डिवाइड कराना है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होती है वो पहले सॉल्व होती है, चाहे आपके मैथ के अंदर हो चाहे आपके प्रोग्रामिंग के अंदर हो। बॉर्ड मास रूल में भी देखो बी जो होता है, बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को। तो सी प्रोग्रामिंग में भी आपको यही होता है कि आप ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे वो पहले आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, इतना होने के बाद में अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में प्रिंटफ प्रोग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रिंटफ। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कराते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज अपने आप निकल आएगी, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को %f कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉल कराएंगे इस वाले वेरिएबल को। तो इसको कर लेते हैं कॉपी। स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक करोगे तो आपका गलत आंसर आएगा, जाहिर सी बात है। एक भी स्पेलिंग में अंतर हो गया तो सब कुछ हो चुका है। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 91.8% बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल सब्जेक्ट की परसेंटेज निकाल सकते हो। सारे नंबर को ऐड करके उसको /5 लगा के मतलब भाग करा दो। तो आपको पहले ब्रैकेट लगाना जरूरी। ब्रैकेट से क्या होगा, पहले ऐड होगा फिर भाग होगा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पहले भाग होगा फिर ऐड होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 सब्जेक्ट के परसेंटेज निकालना सीख चुके हो। तो हम लोग ने कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ओके भैया, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, क्या बहुत कठिन है कोई चीज़? नहीं, कठिन कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट अगर कोई कॉमर्स का बच्चा होगा तो ऐसे ही फार्मूला उसको पता है, पर आपको मैं बता देता हूँ। देखो मेरा मतलब मकसद ये रहता है आप कुछ भी पढ़ो पर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग SI लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारा होता है P × R × T। इतना करने के बाद में डिवाइड 100, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आता है। भैया P क्या होता है, P होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। भैया प्रिंसिपल कौन सा, वो कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। ओके, उसके बाद में आपका R होता है, R क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। अब ये आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट क्या है हिंदी में, तो R आपका होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब आपका ब्याज दर। ठीक है, और यहाँ पे T क्या, समयावधि साल में। ठीक है, टाइम इन ईयर। ठीक है, जो आपका 1 सालाना होता है। मान लो आप 1 साल के लिए ब्याज दे रहे हो तो वो चीज़ होती है। तो टोटल इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए जो मैंने PRT लिखा है ये आपको पता ही हो गया होगा। इसको करते हैं रफ करने के लिए एक फार्मूला। तब सबसे पहले PRT आपको 3 बनाने होंगे, उसके बाद एक SI नाम का वेरिएबल बनाना होगा। ओके, तो भैया एक देखो P, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं और यहाँ पे फ्लोट लेने के बाद में FLOAT फ्लोट लेने के बाद में एक P, R, T, SI इस तरीके बना सकते हैं। एक साथ सारे वेरिएबल को आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, P को यूजर द्वारा नंबर लेंगे। ठीक है, यूजर द्वारा नंबर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैनफ का यूज करेंगे। हमने अभी आपसे कहा था कि आप स्कैनफ यूज करके देखें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, उसी तरीके R को भी हम लोग क्या लेंगे, यूजर से लेंगे, इसके लिए स्कैनफ यूज होगा। T भी यूजर से लेंगे। जब तीनों को ले लेंगे तो हम लोग SI में आएंगे। SI में आने के बाद में हम लोग इस तरीके ब्रैकेट करके P × R × T कर देंगे और वही चीज यहाँ पे बैक स्लैश लगाया 100, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश लगाया 100। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका SI में निकल आएगा। जब आप प्रिंटफ कराएंगे SI को, मान लो प्रिंटफ किया, प्रिंटफ %f, ठीक है, और यहाँ पे SI को कॉल कराओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जो इसका परसेंटेज बनेगा। तो ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, मतलब कठिन नहीं होने वाला, बड़ा होने वाला है इसका कोड। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। हम लोग के साथ आप बने रहें, बस यही चीज़ है कि आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे समझो। हम लोग को करना क्या होगा, इस तरीके लिखना है कि यूज़र को एक एक चीज़ें समझ में आए कि करना क्या है, क्या नंबर देना है, P क्या देना है, R क्या देना है, T क्या देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक फ्लोट लेते हैं, FLOAT फ्लोट। फ्लोट में हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं सबसे पहले 4 वेरिएबल। ठीक है, तो भैया P, R, स्पेस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, R, T, SI और यहाँ पे सेमीकोलन। अब 4 डब्बे बन चुके हैं, P, R, T, SI। ठीक है, एंटर दबाया।
एंटर दबाने के बाद टैब ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ पैरेंथेसिस, और यहाँ पे इस तरीके आप लिखेंगे इंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो अपना मूलधन डाल देगा कि भैया कितना मूलधन ओके दे रहे हैं। ठीक है, सेमीकोलन लगाएंगे, स्कैन एफ का यूज करेंगे। ठीक है, स्कैन एफ का यूज करने के साथ साथ हम लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो चूंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यू किस टाइप की ले रहे हैं, हम लोग फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि मूलधन हो सकता है फ्लोट में भी मान लो कोई दे रहा हो। ठीक है, कितना रुपया है, तो हम लोग उसको फ्लोट मान के चल रहे हैं, तो %f। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद में आपको एड्रेस ऑफ लगाना है। एड्रेस ऑफ क्या होता है, एम्परसेंट का साइन। एम्परसेंट साइन लगा दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आप स्टोर कराना चाह रहे हो वो होता है। तो भैया हम लोग पी के अंदर स्टोर कराएंगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो हम लोग पी के अंदर स्टोर कराएंगे। तो उससे पहले आपको एड्रेस ऑफ मतलब ये एंड का साइन लगाना होता है। एंड के साइन को ही एम्परसेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया जनाब हमारा। अब हम लोग को करना है क्या, इसी को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि अगली बार हम लोग को थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करना है। तो हम लोग एंटर दबाएंगे और हम लोग कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की बजाय हम लोग करेंगे इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अपना इंटरेस्ट रेट बताओ कितने आप ब्याज पे दे रहे हो। कोई चीज़ मान लो आप दे रहे हो तो कितना ब्याज ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ओके। अब यहाँ पे जब वो इंटरेस्ट रेट देगा तो उसको कहाँ पर स्टोर कराना है, उसको कराना है आर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एड्रेस ऑफ के बाद जहाँ पी है वहाँ पे आर कर देना है। चलो भैया इतना हो गया। फिर से हम लोग वी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। प्रिंसिपल अमाउंट हटाने के बाद में अब यहाँ पे कहेंगे टाइम पीरियड ओके। और यहाँ पे क्या करना है, टाइम को कहाँ पे सेव कराएंगे, टी नाम के वेरिएबल में, टी वाले डिब्बे में। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ के बाद टी कर देना है। आपका काम हो चुका है लमसम। अब यूजर को पता चलेगा कि क्या चीज डालनी है। देखो जो प्रिंटफ है ये बताएगा यूजर को डालना क्या है। आपको टाइम डालना है कि इंटरेस्ट रेट डालना है कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट डालना है। ठीक, ये बता देगा। उसके बाद में स्कैन ऑफ क्या करेगा, उसको ऑप्शन देगा वैल्यू देने की। तो जब वैल्यू मिलेगी तो यूजर से लेकर वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगा। अब क्या है, अब जो एसआई बनाया है तो हम लोग एसआई के पास आते हैं, इक्वल का निशान लगाएंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे। अब टोटल जो पी में वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको गुणा करेंगे आर से। आर की जो वैल्यू आएगी उसको गुणा करेंगे टी से। तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में हम लोग लगाएंगे /100 और यहाँ पे /100 और लगा देंगे सेमीकोलन। तो P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, /100 हो जाएगा, मतलब आपका एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। और एसआई को हम लोग पहले देखो डिक्लेयर कर चुके हैं फ्लोट के अंदर, तब यूज कर रहे हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, एसआई नाम का वेरिएबल बना हुआ है इसका मतलब। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, प्रिंटफ फिर से चलाना होगा। तो कंट्रोल वी करते हैं और कंट्रोल वी करने के बाद ये वाली लाइन हटा देते हैं, नहीं नीचे स्कैन एफ वाली हटा देते हैं। ठीक है, स्कैन एफ का कोई जरूरत नहीं है तो इसको हटाएंगे। देखो टाइम को बचाना आपको आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट ओके। तो इतना होने के बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग को करना होगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा चीजें। जैसे हम लोग प्रिंटफ कर चुके हैं तो प्रिंटफ करने के बाद इसको रन करेंगे, और रन करने पे हम लोग को 90% केस में यही होता है कि हमारा आंसर सही निकलेगा। आपके साथ कभी कभी गलत निकलता है तो आप उस चीज को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको %f लगाना है। %f क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है। कॉमा लगाएंगे, किसको आप देखना चाहते हैं, एसआई को देखना चाहते हैं, भैया एसआई लिख दिया। रन करते हैं, सबसे पहले इसको CLS करते हैं और यहाँ पर रन किया। सबसे पहले पूछ रहा है इंटर योर प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपने मूलधन बताओ। तो भैया मूलधन हमारा 200 रुपये है। ठीक है, 200 डाला, इंटर दबाया। पूछ रहा है इंटरेस्ट रेट कितना ब्याज पे, तो हमने कहा भैया 20% ब्याज पे, तो 20 लिख दिया, इंटर। अब कितने टाइम पीरियड के लिए, भैया 2 साल के लिए, इंटर दबाया। तो इसने निकाल दिया है यहाँ पे 80.000। ठीक है, इस तरीके से आप इंटरेस्ट रेट निकल रहा है। अगर आप स्पेस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको /T लगा देना है, आपका आ जाएगा स्पेस। ठीक है, यहाँ पर %f के बीच में तो ऐसे ही सिर्फ लगा दो, इस तरीके लगा दो स्पेस, तब भी आपका आंसर स्पेस में आ जाएगा। अब मान लो नेक्स्ट बार आया तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपये भैया देंगे। यहाँ पे 100 रुपये देने के बाद हम लोग 10% ब्याज पे
कितने साल के लिए भैया, 1 साल के लिए मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक। इस तरीके से आप इंटरेस्ट रेट निकाल पा रहे हो। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल होता है, बस आपको फार्मूलाज आने चाहिए। फार्मूलाज नहीं आते तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल से फार्मूला निकाल के उसको आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है प्रोग्राम के अंदर। चलो भैया यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं आपको आंसर मतलब अपना एक तरीके से प्रूफ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। ये मैंने डाला, ये डालने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे डालने के बाद में मान लो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, वैल्यू है हमारी 100 रुपीज़, ठीक है। और 10% रेट, ठीक है, 10% रेट और पीरियड ये सब ओके। प्रिंसिपल अमाउंट 10, ओके। इंटरेस्ट रेट 0.0, डेज नहीं यार, ईयर के हिसाब से करना है। और यहाँ पे हम लोग कर दें मान लो 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए करने के बाद में 10% पे ब्याज पे 100 रुपये अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट अर्न, प्रिंसिपल अमाउंट 100, टोटल वैल्यू 120। और हमारा क्या निकल के आ रहा था, या हमारा, एक सेकेंड, इनका हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कर क्या रहे हैं। ए इक्वल टू, ये कुछ अपना अलग ही निकाल रहे हैं। चलिए दूसरी किसी वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, इस पे आते हैं। ओके, इस पे आने के बाद मान लो हम लोग यहाँ पे 100, एक तो सबसे बड़ी बात ये है ये लोग डॉलर पे यार करते हैं, INR पे इनको करना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमारा मान लो 10 है, ठीक है। और पर ईयर टर्म 2 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में ओके, तो इनका ये कुछ आ रहा है 20 रुपये, ठीक है। 20 आ रहा है, $20 मतलब 20 रुपये मान के चलते हैं। हम लोग ने 2 साल के लिए किया, 1 साल के लिए करते हैं, तब आंसर को मैच करते हैं, तो 10 आ गया। ओके, तो हमारा भी देखो 10 आ रहा है और इनका भी 10 आ रहा है। आपका बिल्कुल 100% कोड सही है। कभी कभी इंसान को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, पर अगर आपको नहीं होता आप चेक कर लीजिए। आप वैसे मैंने कोई भी चीज़ बताई आपको 100% प्रूफ रहता है, सब चीज़ें टेस्टेड रहती हैं, तब आपको बताता हूँ। देखो इनको भी वही चीज़ फार्मूला इन्होंने किया PRT, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट, आपका यहाँ पे R क्या था, इंटरेस्ट रेट, और T क्या है, देखो 1 साल 1, और तीनों गुणा करके भाग किया गया है और आपका 10 आ गया, ठीक है। तो बहुत सरल है, कोई इतना कठिन नहीं है। चलिए भैया इसको क्लोज करते हैं, फटाफट से हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक ही टाइम पे नहीं देने हैं। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। मान लो 2 नंबर दिए गए हैं यूजर द्वारा, ठीक है। तो उन नंबर्स को क्या करना है कि आपको गुणा भी कराना है, जोड़ना भी है, भाग भी कराना है, मतलब सब कुछ कराना है, चारों चीज़ें करानी है। तो आते हैं फटाफट से। फटाफट से आने का मतलब है कि यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो मान लो यूजर से हम लोग कहेंगे क्या, सबसे पहले सबको हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं। और हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं फ्लोट में। चलो FLOAT फ्लोट, FLOAT फ्लोट। और फ्लोट में हम लोग क्या करेंगे, A, B, ठीक है। 2 वेरिएबल बनाएंगे A, B। एंटर, कंट्रोल V। और यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले कॉपी कर रखा था, यहाँ पे बस हमको मैसेज को चेंज करना है। यहाँ पे करेंगे एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो लिखा है इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है। तो ये करने के बाद में जनाब अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पे P लिखा है यहाँ पर कर देंगे A, क्योंकि जो पहली वैल्यू आएगी वो A के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इतना तो कॉमन है, आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, फिर कंट्रोल V करेंगे। कंट्रोल V करने के बाद में अब यहाँ पे जहाँ पे इसको हटाते हैं करेंगे इंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर NUMBER, ठीक है। करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो P है यहाँ पे कर देंगे B, ठीक। तो 2 वेरिएबल थे, एक के अंदर पहली वैल्यू A के अंदर ले लेंगे, दूसरी वैल्यू B के अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब भैया यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, A और B ले लिया। अब पूरी वैल्यू को प्रिंट एफ कराएंगे और प्रिंट एफ को काफी टाइम कराएंगे, मतलब 4-5 बार करा लेंगे, 4 बार लमसम। एक में प्लस कराएंगे, एक में माइनस कराएंगे, एक में मल्टीप्लाई कराएंगे, एक में आपका डिवाइड करा देंगे। ओके, इतना क्लियर है। तो भैया यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं और इसको स्कैन अप को हटाते हैं। स्कैन अप को हटाने के बाद में इसको भी पूरा हटाते हैं, या फिर पूरा ना हटाने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, %f करना होगा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, %f।
और यहाँ पर हम लोग को अब देखो क्या करना है, जो हमारे पास ए है और बी है तो ए प्लस बी कर देंगे, काम हो जाएगा। तो भैया ए प्लस बी, ठीक, काम हो गया। अब इस तरीके से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम लोग को करना है अब माइनस के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल वी और यहाँ पे एडिशन की बजाय माइनस लिख दो। आप सब्सट्रैक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं प्लस की बजाय माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, ये माइनस की वैल्यू देगा, ठीक है। और एक कंट्रोल वी और करेंगे, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई के लिए, इसको किसके लिए रखेंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे गुणे का साइन लगाना है, गुणे के साइन के स्टार लगाना होता है, ठीक। अब डिवाइड भी करना होगा, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद में मान लो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं डिवाइड, DVID। और यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे डिवाइड के लिए। तो अब हमारे पास जो दो नंबर यूज देगा उसका एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब आ जाएगा। रन करते हैं। रन करने के बाद चलो इसको पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं। एक सेकेंड, CLS एंटर। अब देखो इसको रन किया, इसने कहा एंटर योर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मेरा 8 है, एंटर दबाया। फिर मैंने कहा, इसने कहा एंटर योर सेकंड नंबर। तो भैया इसने सेकंड नंबर मान लो मैंने 2 कहा, एंटर दबाया। अब इसने सारी वैल्यूज तो दे दी हैं, बस मैंने बैक स्लैश n नहीं लगाया है, उतना है। तो बस बैक स्लैश n लगा देते हैं सब में, जिससे ये चीज़ें अच्छे से आ जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर बैक स्लैश n लगाना है, बैक स्लैश n, और यहाँ पे भी बैक स्लैश n। इससे क्या हो रहा है कि वैल्यू बिल्कुल सामने आ रही है, मुझे सामने अच्छी नहीं लग रही है। बैक स्लैश n इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है, जिससे वैल्यू नीचे आएगी। और यहाँ पे स्क्रीन को करते हैं क्लियर, देन वन टाइम में और रन करते हैं। इसको रन किया, रन करने के बाद में हम लोग करेंगे क्या, पहली वैल्यू देंगे 8 एंड दूसरी वैल्यू देंगे 2। रन किया। अब देखो एडिशन ऑफ 2 नंबर, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, ओके। माइनस ऑफ 2 नंबर, 8 में 2 जाएंगे, 6 बचेगा। मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2 होगा। और डिवाइड में क्या है, 4 बार जाएगा तो 4 आ जाएगा। मतलब सबके आंसर आप देख सकते हो बिल्कुल सही आए हैं। इस तरीके से आप कितने ही नंबर का कैलकुलेशन करा सकते हो। एक तरीके से आपके पास कैलकुलेटर आ चुका है, आपको कैलकुलेशन कराना, आप नंबर डालो, कैलकुलेशन होके आ जाएगी। अगर आप 2 नंबर का करा रहे हो तो 2 का कराओ, ज़्यादा कराना आप ज़्यादा कराओ, ठीक है। मान लो 3 नंबर 4 नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हो चुका है। तो हम लोग ने भैया इसको भी हल कर लिया धीरे से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया प्रेडिक्ट द आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल हल्का सा। इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो भैया यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले इसने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया। चलो भैया ए नाम का इसने एक वेरिएबल बनाया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यार, आपको भी दिखेगा, ठीक है। उसमें कितना दिया इसने, 2। बी नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें कितनी वैल्यू दी, 3। सी और डी खाली रखे हैं, ठीक है भैया, सी और डी खाली रख देते हैं, ओके। 2 वेरिएबल और बनाया, पी एंड क्यू, पर ये फ्लोट बनाया, तो फ्लोट के लिए मैं दूसरे कलर को यूज कर लूंगा, पी एंड क्यू। ये भी खाली है, ठीक है, ये भी खाली है। अब क्या कर रहा है कि अब सबसे पहले सी में डाल रहा है a डिवाइड बाई बी इंटू बी, ठीक है। चलो कर लेते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो हम लोग c के लिए क्या करते हैं, जैसे a और डिवाइड बाई बी, तो a डिवाइड बाई बी और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई की सेम प्रेसिडेंस होती है। तो जब कोई दो ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस होती है तो हम लोग लेफ्ट से राइट में चलते हैं। तो लेफ्ट से राइट चलने पे पहले क्या होगा, a और b को हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो मान लो a की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2, और 2 को डिवाइड करना है 3 से, और फिर गुणा करना है कितने से, यहाँ पे b की वैल्यू दी 3 से। तो आप देखो क्या होगा कि जब 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0, क्योंकि जब कम से कोई ज्यादा संख्या कम में डिवाइड कैसे हो सकती है, तो 0 आता है। और 0 गुणे 3 कर दोगे तो आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया सी के अंदर आ गया 0, ओके। अब डी के अंदर बताओ भैया, तो डी के अंदर बता लेते हैं। इससे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, एक सेकेंड, ओके। थोड़ा सा इधर कर देते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे, ठीक। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास डी के लिए वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या है, बी डिवाइड बाई ए, तो भैया 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कराना है। तो ए की वैल्यू क्या है, 2। तो अब देखो 2 3 एक बार जाएगा, वैसे तो 1.5 आता है। मान लो अगर हम लोग इस तरीके करें 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, बचा 3 में से 1, 0.5 लगा के इसको बढ़ा सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को आंसर इतना ही निकालना 1 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 आ जाएगा,
तो हम लोग का आंसर 1 आया, 1 इंटू 2 करेंगे 2 आ जाएगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डी का आंसर, अगर डी की वैल्यू देखी जाए तो कितना आएगा 2, हाँ या ना? डी की वैल्यू देखी जाए तो कितनी आएगी 2। तो भैया ठीक है, इसको भी हम लोग ऊपर कर देते हैं। ओके, इसको भी यहाँ रख देते हैं। ठीक है, आप जनाब देखो, देखते जाओ, बस एक एक चीज़ें बहुत ही सरल होती जाएंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पी। अब पी क्या है? फ्लोटिंग वैल्यू। तो पी भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। पी में क्या दिया गया है? ए की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड बाई बी, तो यहाँ पे 3 और इंटू कितना है? बी। तो यहाँ पे ये सेम वही वाला क्वेश्चन ऊपर वाला आया है, तो सेम बस आपको कंफ्यूज करने के लिए करा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू भी आपकी 3 है, यहाँ पे 0 0 इंटू 3, पी की वैल्यू भी आएगी आपकी, देखो चूंकि यहाँ पे आपका पी है फ्लोट वैल्यू, तो हमारा क्या आएगा? 0 गुणा 3 0.00। ठीक है, ये पी की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब क्यू की क्या आएगी? क्यू की भैया निकाल लेते हैं, बी डिवाइड बाई ए। तो आपकी बी डिवाइड बाई ए यही है आपकी जो हम लोग ने किया था डी नंबर वाला। तो क्यू की वैल्यू आएगी आपकी 2, करके देख लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 3 से भाग दोगे तो 1 आएगा, फिर गुणा 2 कर दोगे तो 2 आएगा। तो क्यू की वैल्यू भी 2 आएगी, पर इस तरीके आएगी, यहाँ पे पॉइंट लग के आएगी 2.00। ओके, तो इस तरीके आपका आंसर आएगा। तो इसको करके देखते हैं यार फटाफट से। तो हम लोग अगर ये देखें कि यहाँ पे परसेंट प्रिंटफ में आंसर क्या आएगा, तो प्रिंटफ में आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि सबसे पहला हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पर हम लोग इसको कर रहे हैं तो 0 आएगा। ठीक है, फिर हमारा 2 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? 0.00 आएगा, और फिर क्या आएगा? 2.00 आएगा। ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट से। और एक चीज़ देखो, जैसे कि यहाँ पे जैसे हम लोग ने डबल बार यहाँ पे जो परसेंट डी लिखा है, तो ये परसेंट डी किसके लिए है? ये परसेंट डी पहले वाले सी के लिए है। ठीक है, फिर ये परसेंट डी लिखा है, ये पहले वाले डी के लिए है। फिर ये परसेंट एफ लिखा है, ये पहले वाले क्यू के लिए है। फिर ये परसेंट एफ लिखा है, ये लास्ट वाले, ये पी के लिए, ये लास्ट वाले क्यू के लिए है। तो आपको ऑर्डर वाइज चलना है। जैसे पहले परसेंट डी लिखा है तो आपको पहले वो वैल्यू लिखनी जो इंटीजर की होगी, फिर दूसरे परसेंट डी लिखा है तो फिर आपको दूसरी वैल्यू इंटीजर की लिखनी है, फिर आप परसेंट एफ लिखा है तो फिर आपको पहली फ्लोटिंग वैल्यू, फिर परसेंट एफ लिखा है तो फिर दूसरी फ्लोटिंग वैल्यू। तो इस तरीके जिसमें आप स्टोर कराना चाहते हो उसको ऑर्डर वाइज आप लिख सकते हैं। इसको कुछ करना नहीं है, बहुत सरल है। आते हैं यहाँ पर, वैसे इसको मुझे बताना नहीं चाहिए वीएस कोड पे, आप खुद ही करते तो ज़्यादा ठीक था, पर कर रहे हैं इसको, आप करेंगे तो आपको ज़्यादा ये सही लगेगा। चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पर करने में क्या जाता है, हम लोग को क्या है, सबसे पहले हम लोग को बनाना है इंट, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 कॉमा b इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल बने a और b, जिसके अंदर a के अंदर 2 है, b के अंदर 3 है। आप कॉमा लगा के c कॉमा d, अब दो वेरिएबल बने पर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, भैया हो गया इतना। अब फ्लोट की बना लेते हैं, तो FLOAT फ्लोट p कॉमा q, दो वेरिएबल बने पर अभी उनके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, इतना हो चुका है। अब आते हैं एंटर, एंटर दबाने में सबसे पहले इसको करते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट करने से क्या होगा, थोड़ा सही से आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, सी लेंगे, सी के अंदर हम लोग कराएंगे a डिवाइड b, और इसको करने के बाद में हम लोग a डिवाइड b और मल्टीप्लाई b। ठीक, इतना हो गया। और लास्ट में सेमी कॉलन मत भूलिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को d का कराना है, तो d का कराने के बाद d इक्वल टू b डिवाइड बाई a और इंटू a। ठीक, एंटर दबाया। p का इक्वल लगाएंगे, p में वही वैल्यू है ऊपर वाली, a डिवाइड बाई b इंटू a। ठीक, सेमी कॉलन लगा देंगे। फिर q इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a, और a लगाने के बाद यहाँ पे देखना कैप्स लॉक खुला था इसलिए आ रहा था, इसको कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे b। ओके, इतना हो चुका है। इतना होने के बाद में हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग को बस थोड़ा थोड़ा सा ये चीज़ पे ध्यान देना है कि जैसे देखो ऊपर वाले की वैल्यू सेम आ रही थी, a b इंटू b, फिर b डिवाइड बाई a इंटू a, फिर a b इंटू a। यहाँ पे या तो इसमें देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लास्ट में बी फिर ए फिर बी फिर ए, और इसमें क्या हुआ है बी फिर ए, फिर यहाँ पे बी लगाएंगे फिर यहाँ पे ए लगाएंगे, बस बाकी सब चीज़ें सेम है और सेमीकोलन लगाएंगे। अब करते हैं प्रिंटफ, प्रिंटफ कर देते हैं भैया, प्रिंटफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे और सभी जितने हैं हमारे पास सबको उठा लेंगे एक तरफ से। तो यहाँ पे करेंगे %d, करेंगे क्या %d पहले तो सबसे पहले हम लोग को %d स्पेस %d, दूसरा %d के पहले देखो पहले c के लिए है फिर d के लिए है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे फिर %f, तो फिर %f फिर %f, इतना हो गया। अब हम लोग कॉमा लगाएंगे, कॉमा देखो पहला %d किसके लिए c के लिए, पहला %d किसके लिए c के लिए, फिर देखो दूसरा %d किसके लिए है वो d के लिए है, तो कॉमा लगा के देंगे। फिर जो %f पहले है वो किसके लिए p के लिए है, फिर दूसरा %f किसके लिए है वो q के लिए है, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इतना हो गया जनाब। और यहाँ पर भी कोई गलती हो रही है नहीं, यहाँ पर कोई गलती नहीं हो रही है। स्क्रीन को करते हैं क्लियर। हम लोगों ने बैक स्लैश नहीं लगाया है पर करके देखते हैं, शायद आंसर ठीक ठाक आ जाए। तो आ गया, तो 0, 2, 0.00 और 2.00, आंसर वही आया हमारा, कोई गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। जो हम लोग ने यहाँ पे निकाला था आंसर क्या निकाला था 0.2, फिर हमारा 2.00 और 0.00, देखो ये इनका वैल्यू हो गया, ये इनका वैल्यू हो गया। इस तरीके से हम लोग ने इनका आंसर निकाला था। देखो पहले 0.2 फिर 0.00 फिर 2.00, ओके। और हमारा इसमें डबल, देखो आप कहोगे इसमें ज़्यादा जीरो आ रहा है इसमें कम जीरो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जैसे आप कह सकते हो ये 0.2, इसमें एक्स्ट्रा ये जीरो का क्या आ रहे हैं, तो देखो जब फ्लोटिंग वैल्यू होती है वो आगे की 6 अंक तक ले लेती है, 6 अंक तक 00 लिख देती है। वो यार कॉमन सी बात, इतना तो यार जानते होगे, बच्चों वाली बात अब ना करना इतना पढ़ने के बाद में, ठीक है। वो 6 अंक तक आपका कोई भी भाग जब करता है कंप्यूटर तो 6 अंक तक 00 लिख देता है, 0.2, 0.00 और 2.00। हम लोग ने भी आंसर यही निकाला था, सेम आंसर हमारा निकल के आया है, ओके। यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये आंसर है, ओके। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। आप क्वेश्चन आप ही को करने हैं, मैं नहीं करूंगा, बस अब आपको सब सॉल्व करने, इतना मैंने प्रैक्टिस कराई है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये नहीं कह रहा हूँ, पर कोड आपको करके देखना है। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है, प्रेडिक्ट द आंसर, भैया a = 3 दिया है, b = 5 दिया है, तो दो वेरिएबल बनाएंगे, दो वेरिएबल बना देते हैं भैया। एक a बनाया, a के अंदर क्या वैल्यू दी है, सबसे पहले यार बैटरी देख लेते हैं कंप्यूटर की, चलो थोड़ी है क्योंकि अचानक बंद ना हो जाए, इससे पहले देख लेना होता है। तो भैया a के अंदर डाल देते हैं 3, फिर यहाँ पे एक b बनाया, उसके अंदर डाल देते हैं 5, ओके। फिर यहाँ पे एक इन्होंने वेरिएबल बनाया t, ये t बनाया और t की अंदर वैल्यू डाल दी a वाली, तो भैया a की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो इसके अंदर 3 आ गई, ओके। अब इन्होंने क्या किया, a के अंदर वैल्यू डाल दी b वाली, a के अंदर वैल्यू डाल दी b वाली, तो अब यहाँ पे a के अंदर वैल्यू डाल दी b वाली, तो यहाँ पे a हो गया 5। अब इन्होंने b के अंदर डाल दिया, b वाले के अंदर डाल दिया t वाली वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या थी 3, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने क्या %d किया है, इन्होंने पूछा a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो भैया यहाँ पे प्रिंटफ में जो पहला %d है वो a के लिए है, तो a की वैल्यू है 5, ओके। a की वैल्यू है 5 और फिर b की क्या है, b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3। तो जब आप परसेंट यहाँ पे करके निकालेंगे प्रिंटफ का, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 और 3, क्या आंसर आएगा 5 और 3। तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, आप करके देख लीजिए आपका हो जाएगा, ठीक। 5 और 3, पहले 3 था a और b 5 था, फिर उन्होंने एक t नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर a की वैल्यू डाल दी, तो t हो गया 3, और फिर a क्या है, a के अंदर डाल दिया b वाली वैल्यू, ठीक है, तो 5 हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने b के अंदर क्या डाल दिया, t की वैल्यू, तो ये 3 हो गया। तो इस तरीके से 5 और 3 आएगा, पहले 5 और दूसरा 3। नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भैया, ओके, प्रेडिक्ट द आंसर इंट सम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए करेंगे लोग, बाकी कोई कठिन नहीं है। सम नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये कैलकुलेशन मतलब ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा इसके अंदर डलाएंगे, ठीक है। इतना तो स्कूल का काम हो गया। अब यहाँ पे 2 + 4 डिवाइड बाई 2 + 6 × 2, इसको लिख लेते हैं इधर भैया, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 + 6 × 2। अब आपने प्रेसिडेंस वाली अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि प्लस जो होता है वो आपके डिवाइड और मल्टीप्लाई से छोटा होता है, इसको बाद में किया जाता है, ठीक।
तो आपको अगर ये डिवाइड और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इनको पहले कैसे करेंगे, तो इनको लेफ्ट से राइट चलेंगे। लेफ्ट से राइट चलने का मतलब क्या है, ये 2 को ऐसे उतारो, अब पहले डिवाइड करो 4 और 2 को, तो 4 और 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 मतलब 2 बार में जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 उतारा। फिर आपको ऐसे सेम प्लस उतार लेना है, फिर आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 2 मतलब 12, ठीक। अब 2 + 2 और फिर इधर भी प्लस है, आप कोई भी आपको यहाँ पे ये नहीं है कि आपका सेम मतलब यहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग इधर से चलते चलेंगे, लेफ्ट टू राइट इधर से जाएंगे, ठीक है। 2 + 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 को लेंगे, 12 + 4 16, तो आंसर आपका क्या आएगा, ये वाला सी आंसर होगा, ठीक है 16। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको प्रेसिडेंस रूल और एसोसिएटिव रूल आना चाहिए, बस उसी से आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। भैया सी लैंग्वेज के फादर कौन है, क्या स्टीव जॉब्स हैं, जेम्स गॉसलिंग है, डेनिस रिची है, या फिर रेसमस लेडर्ड है, कौन है भैया। तो अगर आपने मेरी सी की फर्स्ट वीडियो देखी होगी, कौन सी, लेक्चर नंबर 1 या फिर इंट्रोडक्शन शायद होगी, ठीक है। अगर लेक्चर नंबर 1 से पहले इंट्रोडक्शन मैंने दिया तो वो वाली, ठीक है। तो मैंने उसमें साफ बताया था कि सी प्रोग्रामिंग को किसने बनाया है, तो उन्होंने बनाया है डेनिस रिची ने। डेनिस रिची थे जो सी प्रोग्रामिंग को बनाए थे, ठीक है। और वहां पे मैंने सन भी बताया कि किस सन में बनाए थे, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लेना जाकर। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब भी आपको पता होगा। कहोगे भैया क्यों, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने जितनी भी लैंग्वेज है लाइक जावा, ठीक है, C++, HTML, C, पाइथन, इन सबको बनाने वालों की फोटो दिखा दी थी, कि इन सबको फोटो दिखाई थी प्लस नाम बता दिए थे कि किसने किसने बनाया है, ठीक है। तो आपको तब भी पता होगा। तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया था। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर कीवर्ड्स इन सी आर इन किसकी, मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि जो कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, कीवर्ड्स होते क्या सबसे पहले, जैसे कि आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, आपका इफ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है। ये जितने भी आप पढ़ते हो, ठीक है, ये सारे आपका कैर हो गया, तो ये सारे आपके वॉइड हो गया, ये आपके जितने भी हैं ये सब कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड जो होते हैं जनाब, ये किस केस में होते हैं, स्मॉल लेटर केस में, अपर लेटर केस में, किस लेटर केस में होते हैं। तो आप देख लेना, किसी भी कीवर्ड को उठाकर सब आपके स्मॉल में मिलेंगे। ये मैंने कैपिटल लिख जरूर दिया, पर ये इस तरीके होता है इफ, ठीक है, स्मॉल लेटर में। तो ये आपका सारे ही स्मॉल लेटर केस में होते हो। तो आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आंसर नंबर ए। चलो भैया इतना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल इन सी। इनमें से कौन सा एक वेरिएबल नहीं बन सकता, ठीक है। तो भैया वेरिएबल बन कौन नहीं सकता, सबसे पहले बात वही है कि जो कीवर्ड होगा वो वेरिएबल नहीं बन सकता है, ठीक है। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड वे शब्द होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रजिस्टर करके रखे हैं, उनको यूजर यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कीवर्ड आपके गिने चुने शायद 32 कुछ होते हैं, मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो उनमें से वो सारे वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के रूप में। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐसा है जो कीवर्ड है जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर कोई देखो, इन दोनों पे तो आपको सामने दिख रहा है फ्रेंड और एक्सपोर्ट नाम का नहीं है। ट्रू पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ट्रू नाम का कोई कीवर्ड हो सकता है। तो भैया ट्रू नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इसका मतलब आपका ए नंबर, ये जो वोलेटाइल लिखा हुआ है ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका एक कीवर्ड है, इस वजह से इसको हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अगर आप चैप्टर को रिवाइज कर लोगे जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये सारी चीजें पता हो जाएंगी। ये कीवर्ड वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सारे चैप्टर से क्वेश्चन मैंने लिए, सब चैप्टर से। विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विथ चेंजेस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इंग्लिश इसकी हिंदी में क्या कह रहा है कि कौन सा इनमें से कीवर्ड है जो वेरिएबल को, वैल्यू को चेंज करने से बचाता है या फिर चेंज होने से रोकता है। मान लो जैसे मैंने लिखा इंट a = 5, ठीक, और बाद में मैं इसको a = 6 लिख दूंगा, तो a की जो डब्बे में पहले 5 था वो अब a के डब्बे में 6 हो जाएगा। पर इसको कौन ऐसा कीवर्ड है जो रोक सकता है, कौन सा कीवर्ड है। तो भैया जो कॉन्स्ट कीवर्ड है ये रोक सकता है आपका। अगर कॉन्स्ट लगा देते हो इस तरीके, तो कॉन्स्ट क्या है, उस चीज को कांस्टेंट बना देता है, फिर वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो आपकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है। तो ये आंसर आपका सही है, आंसर नंबर सी। चलो भैया ये दोनों बाकी गलत है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे प्रेडिक्ट द आंसर, भैया यहाँ पे दिया क्या हो गया है, एक्सप्रेशन दी गई है, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फर्स्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेशन पहले होगा। तो बी नाम का एक वेरिएबल बना है, उसके अंदर इस तरीके से बगल में राइट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, देखो इस तरीके से।
2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई n। अब देखो b तो एक वेरिएबल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड की वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड में डालता है, पर ये सबसे लास्ट में चलेगा। कब जब ये पूरी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तब आपकी ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा। मान लो सॉल्व होकर जो भी वैल्यू आएगी तब इसको उसके अंदर डालेगा, तो ये तो यार सबसे लास्ट में होगा यूज, तो इसको तो हम लोग हटा ही देते हैं। तो एक तरीके से ऐसे आप सॉल्व करा करो कि जो लास्ट में यूज हो रहा है उसको मान लो हटा दिया मैंने। अब ये लाइन बची है, तो इस लाइन में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले मान लो देखो एक एडिशन दिया हुआ है, मतलब एक प्लस दिया हुआ है, एक आपका देखो मल्टीप्लाई दिया हुआ है और एक आपका डिवाइड दिया हुआ है। तो अब देखो इन तीनों में सबसे पावरफुल कौन सा है, तो भैया सबसे पावरफुल आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, तो एक और हट गया भैया, तो हमारा एक और हट गया। चलो भैया, अब जब दो सेम प्रेसिडेंस, मान लो आपका डिवाइड जो है और जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों की सेम पावर होती है, सेम प्रायोरिटी होती है। तो जब दो ऑपरेटर हो उनकी सेम प्रायोरिटी है तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो भैया जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ये 6.6 डिवाइड बाई ए, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। उसके बाद में फिर ये सॉल्व होगा 2 मल्टीप्लाई बाई n, और फिर दोनों वैल्यू जो आएंगी उनको ऐड किया जाएगा। मान लो इधर से जो आई वैल्यू और इधर जो वैल्यू आई, मान लो 2 मल्टीप्लाई बाई n, अब इन दोनों वैल्यू को ऐड किया जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले 6.6 डिवाइड बाई ए आपका ये चल जाएगा। यहाँ पे आंसर क्यों नहीं दिया है, ये यार गलत लिखा हुआ है, देखो ये गलत लिखा है, इतना यहाँ पे नहीं होगा, 6.6 ए होगा। ये मेरे से जब मैं पीपीटी बना रहा था तो वहां पर मिस्टेक हुई होगी। ओके, तो आपका आंसर सबसे पहले यही आएगा, 100% ट्रू है। ठीक है, इस पर आपको कोई संशय नहीं करना है कि यार ये होगा या नहीं होगा, मैंने पर्सनली उसको पढ़ रखा है और ये क्वेश्चन में यही होगा, 6.6 और डिवाइड बाई ए, सबसे पहले आंसर यही आएगा। ओके, मैं पीपीटी जब बना रहा था तो जैसे ये +2 है ना, ये मैंने गलती से लिख दिया, तो इसको आप इस तरीके काट दो। ओके, ये आंसर होगा आपका, सिर्फ इतना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब कह ये रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल एक्सप्रेशन इन सी। भैया लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और रिलेशनल क्या होते हैं। सबसे पहले रिलेशनल की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इस तरीके लिखे 5 > 3, तो 5 3 से बड़ा है, हाँ ठीक। उसी तरीके अगर हम लोग लिख दें 2 > 3, तो जो 2 है वो भैया 3 से बड़ा नहीं होता है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आएगा 0, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं होता, तो आंसर फॉल्स है। तो फॉल्स को जब हम लोग आंसर आता है तो वो 0 में आता है। ठीक है, और ये भैया आंसर सही है, तो ये आंसर आएगा 1। जब ट्रू होता है तो 1 आता है, जब फॉल्स होता है तो 0 आता है। ठीक है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, अगर हम लोग इनके बीच में ब्रैकेट बना दें और यहाँ पर हम लोग लगा दें एंड, तो एंड कहता क्या है, दोनों तरफ जब ट्रू होगा तब आंसर ट्रू आएगा, और जब अगर एक भी तरफ फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो भैया एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग को पता ये चला कि 1 और 0 जो होते हैं वो आंसर में आते हैं। रिजल्ट क्या होता है, 1 और 0 में आता है। रिजल्ट क्या होता है, वो 1 और 0 में आता है। अगर ट्रू है तो 1 आएगा, फॉल्स है तो 0 आएगा। तो हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल सही है भैया, इसको पकड़ देते हैं। ठीक, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हैज इंक्लूड stdio.h। पहले ही आपको चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, ये आपका जो होता है ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, तो पहला आंसर आपका सही है। उसके साथ ये जो जुड़ी हुई है ये आपकी हेडर फाइल है। ओके, ये आपकी क्या है, हेडर फाइल है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पूछ दी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए इज एन इंटीजर वेरिएबल, तो 5 / 2 क्या होगा। मान लो मैंने लिखा इंट ए = 5 / 2, और जब प्रिंट एफ कराएंगे, मान लो मैंने करा प्रिंट एफ इस तरीके से %d, और यहाँ पे ए को कॉल किया, तो आंसर क्या आएगा। तो जब भी कोई इंटीजर वैल्यू होती है, तो इंटीजर में जब हम लोग भाग कराते हैं इस तरीके कराएंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4, हाँ या ना, और यहाँ पे आएगा 1। अभी हम लोग चाहे तो इसको पॉइंट लगा दें और यहाँ पे इसको 10 बना दें, 5 बार जाएगा, और 5 दूनी 10, ये पूरा कट जाएगा। तो हम लोग वैसे तो देखो 2.5 आ रहा है, पर यहाँ पे डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर, और इंटीजर में कभी भी यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू यूज नहीं हो सकती है, 2.5 नहीं होगा। जो पॉइंट में वैल्यू है वो कभी इंटीजर में नहीं आ सकती, तो हम लोग को क्या होगा, 0.5 हट जाएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो आंसर हमारा सी है, 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द एक्सप्रेशन a = 7 / 2
मल्टीप्लाई बाई 3.14 प्लस 2। ओके ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3/5। चलो भैया देखो यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है a इक्वल टू, यहाँ पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इतना जो है ये तो यार जब आंसर आएगा तब उसमें a के अंदर स्टोर होने के लिए लिखा गया है इसका इक्वल का निशान। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसने किया क्या है, इसको किया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बनाया। ब्रैकेट मतलब है पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो भैया ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर देंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 3/5। ओके इतना किया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखो 3 में 2 जोड़ दो, 3 में 2 जोड़ोगे 5 हो जाएगा और 0.14 ऐसे उतार दो, ठीक। अब देखो यहां पे क्या होगा, 7/2, 7/2। तो यहाँ पे 2 नहीं होगा यार, ये क्वेश्चन यार सही नहीं है, यहाँ पे 22 होना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वो क्वेश्चन ये सही नहीं है, यहाँ पे 22 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 22 मान के चलो, क्योंकि ऐसे तो आंसर निकल आएगा, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 22 मान के चलो, ठीक है। तब क्या होगा, तब जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो मजा आएगा। तो अब देखो 7 जो है वो 22 से डिवाइड कैसे होगा, तो आंसर आएगा 0। जब मान लो कोई छोटी वैल्यू है तो यार 22 से कैसे डिवाइड कर दोगे, पॉइंट में भी वैल्यू लोगे तब भी आपका बहुत लंबा जाएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 22 मान लो, यहाँ पे भी 22 मान लो लिखा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब कोई वैल्यू को गुणा करोगे आपस में तो वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखो यहाँ पे 3/5, तो इधर भी 0 आएगा, हाँ या ना, इसमें भी 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 × 0 आंसर क्या आएगा, 0। तो आपका आंसर होगा डी, ठीक है। बस आपको यहाँ पे 22 कर देना है। ओके चलो इतना हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई इनमें क्वेश्चन में डाउट हो जाए तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। विच ऑफ देयर वी कैन नॉट यूज एज वेरिएबल, इनमें से किसको मैं वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकता हूँ। फिर में वही क्वेश्चन आया कि वेरिएबल को यूज मैं कीवर्ड को नहीं कर सकता हूँ। अब इनमें से कौन सा वर्ड कीवर्ड है, तो कहोगे भैया अभी आपने बताया जो इफ होता है वो कीवर्ड होता है। तो भैया इफ तो कीवर्ड होता है, पर यहाँ पर 4 प्रकार के इफ हैं, तो कौन सा इफ कीवर्ड है। तो उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि जितने भी कीवर्ड होते हैं वो सारे स्मॉल केस में होंगे। स्मॉल केस मतलब स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। जब कोई चीज स्मॉल लेटर में होगी तो ढूंढो भैया, ये पहला स्मॉल है दूसरा कैपिटल है, तो ये भैया कीवर्ड के रूप में हो सकता है। पहला देखो यहाँ पे कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो ये भी हो सकता है। दोनों ही कैपिटल है तो ये भी हो सकता है। ये दोनों स्मॉल है, ठीक है, तो ये आपका कीवर्ड है। ये आपका यूज नहीं होगा वेरिएबल के तौर पे। आप अपने कंप्यूटर में करके देख लो, इसको आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो। वेरिएबल नहीं बना सकते हो मतलब क्या है कि अगर आप सोचो कि इंट स्मॉल इफ लिख के हम लोग इस तरीके 20 स्टोर करा दिए, कोई भी वैल्यू स्टोर करा दे, नहीं होगी, एरर आ जाएगा, रेड कलर से शो होने लगेगा, ठीक है। इन पे करा सकते हो, इन पे आप कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो, क्योंकि ये आपके कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन यार जो बहुत ही मतलब मस्त क्वेश्चन है, ये आपके 2017 के गेट के एग्जाम में आया था। गेट एग्जाम तो आप जानते ही होंगे, काफी टफेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ ही बच्चे पास होते हैं, मतलब परसेंटेज अच्छी आती है। पर देखो यार गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको समझो, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको समझा जाए। इसमें क्या यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। थोड़ा सा बड़ा मैं करना चाहूँगा तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके बड़ा करता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ, लॉक। चलो अब बड़ा कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ये क्या रहा है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, इंक्रीमेंट लिख देता हूँ। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाला, तो ये क्वेश्चन आपके सर के पार से चला जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से हलवा जैसा समझ में आएगा। और मैंने कहा था कि ये चैप्टर पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बहुत बार गेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो भैया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को समझाता हूँ। सबसे पहले क्या गया है कि इंट m = 10। तो भैया m नाम का एक डब्बा बना है, ये लो m नाम का एक डब्बा बना है, उसके अंदर वैल्यू कितनी है 10, ठीक। उसके बाद इंट n नाम का एक डब्बा बना है पर उसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। चलो भैया उसके बाद हमारा n1, तो n1 जो है उसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। 3 डब्बे बने हैं जिनमें से वैल्यू सिर्फ एक के पास है। अब देखो सबसे पहला क्या हो रहा है कि n में हम लोग प्लस प्लस m क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट कहता क्या है कि पहले वैल्यू को बढ़ाओ फिर यूज करो, ठीक है भैया। तो पहले वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो वैल्यू है वो 10 से हो जाएगी 11,
यहाँ 10 को हटाकर अगर हम लोग चाहें तो यहाँ कर दें 11, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी भैया 11, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगी 11, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और n के अंदर भी आ जाएगी 11, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद में, यहाँ पे n1 में क्या हुआ कि m प्लस प्लस हुआ है। तो m प्लस प्लस का मतलब क्या है कि पहले वैल्यू को यूज करो फिर बढ़ाओ, पहले वैल्यू को यूज करो फिर बढ़ाओ। तो भैया यहाँ पे यूज तो हम मान लो कर सकते हैं, यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको देखो m प्लस प्लस और पहले वैल्यू यूज करो फिर बढ़ाओ। तो जो वैल्यू है उसको लिख देंगे 11 और यहाँ पे कर देते हैं 12, क्योंकि वैल्यू बढ़ी तो पर पहले यूज हो गई है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रही है n1 के अंदर। तो ये हो जाएगी यहाँ पे 12, क्योंकि पहले वैल्यू यूज हो गई है फिर बढ़ी है। तो 11 में एक ऐड हुआ तो यहाँ पे हो गया 12। ओके, अब क्या है n माइनस माइनस, तो n में एक वैल्यू घटाओ, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें भी पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा था, इसमें पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस लगा है, ठीक है। तो अब जो n वैल्यू है वो घटेगी तो, पर जो न्यू n बन के आएगा उसमें हमारे दिखेगी नहीं, दिखेगी वो 11 ही, पर घट चुकी है, घट के वो कितनी हो चुकी है 10। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं भैया ये 10 हो चुकी है, ठीक है। अभी दिख यहाँ 11 रही है। अब n1 में क्या है, n1 में ये कह रहा है कि भैया घटा दो, और घटाने के बाद में n1 में क्या है, घटा दो, पहले घटा दो फिर यूज करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट, पहले घटा दो फिर यूज करो। तो भैया पहले घटा देते हैं, मान लो इसको हम लोग ने घटा दिया और यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पे भी 10 है, ठीक। अभी मान लो यहाँ पे जैसे घट रहा था पर कहीं यूज नहीं हो रहा था, तो इसको लिखने का बेकार है, इसको नहीं लिखते हैं, चलो ठीक। अब आते हैं, अब आने के बाद में n माइनस इक्वल n1, तो इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं कि n में n की वैल्यू को n1 से माइनस कर दो। तो भैया n की वैल्यू में, n की अभी प्रेजेंट वैल्यू है कितनी है 10, ठीक है, 10 माइनस n1 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10, आप ही के सामने निकालिए। अब ये ने कहना कैसे आई थी, तो जब 10 और 10 को आपस में घटा दोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो आपका n का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, मतलब प्रिंटफ में आंसर निकल के आएगा 0। आप करके देख लो, 100% करके देख लो, कोई चांस ही नहीं है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके सर से ऊपर ही गया होगा, एक बार में सबके सर से ऊपर जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग करने के वाले हैं, इंट m है, तो एक वेरिएबल बनाया m नाम का, उसके अंदर वैल्यू दे दी 10। फिर इंट n है, तो इसके अंदर कोई वैल्यू तो नहीं है, पर एक वेरिएबल तो बन गया यार, बना दिया। फिर n1 है, तो n1 के अंदर एक वैल्यू नहीं है पर बना दिया, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि n में m की वैल्यू को बढ़ाओ और फिर डाल दो, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट यूज हो रहा है। प्री इंक्रीमेंट ये कहता है पहले वैल्यू को बढ़ा दो फिर डाल दो। तो पहले वैल्यू को हम लोग ने 10 को बढ़ाया तो हो जाएगा 11, 10 को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 11, और 11 को उठाकर हम लोग डाल देंगे n1 में, ठीक। फिर यहाँ पे क्या यूज हो रहा है n1 में कि वैल्यू को पहले आप क्या करो, डाल दो फिर बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हो रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले वैल्यू को डाल दो फिर आप बढ़ा दो। तो ये यार यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखना है, ठीक है। n में वैल्यू डालनी थी, ठीक है, n में वैल्यू डालनी थी, ओके। अब n1 में ये क्या कह रहा है कि पहले वैल्यू को आप क्या करो, डाल दो फिर बढ़ाओ। ये आप चैप्टर नहीं पढ़े होगे, मैं जान रहा हूँ आपके सर से ऊपर जा रहा होगा। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा उनको पता है कि ये पोस्ट और प्री में क्या अंतर होता है। तो पोस्ट ये कहता है कि पहले वैल्यू को डाल दो, तो जो सेम वैल्यू उसको डाल देंगे, पर यहाँ पे m की वैल्यू 12 हो चुकी है। हाँ, ये वैल्यू जो है 11 से 12 हो चुकी है पर दिख नहीं रही है, तो भैया यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ तक तो आपका काम हो चुका है, लमसम। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले n माइनस माइनस, तो n में एक वैल्यू घटा दो, तो n में एक वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे आपका पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट कहता क्या है, पहले वैल्यू को यूज करो फिर घटाओ। तो यूज तो करने के लिए यहाँ पे कहीं कहा नहीं गया, तो घटा ही सकते हैं। तो दूसरा हम लोग स्टेप यूज करेंगे, तो दूसरा स्टेप यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग कर देते हैं 10, क्योंकि 11 में एक घट जाएगा तो हो जाएगा 10, हाँ या ना। अब n1 में क्या है, n1 में एक वैल्यू घटा दो, n1 में क्या है, एक वैल्यू घटा दो। चलो भैया n1 में एक वैल्यू घटा देते हैं,
n1 में क्या है, एक वैल्यू को घटा देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या 10 हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि देखो n1 के भी आगे माइनस माइनस लगा है, तो यहाँ पे भी भैया हम लोग कर देते हैं 10। अब 10, अब n माइनस इक्वल टू n1, तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो n की वैल्यू कितनी 10, n1 की वैल्यू कितनी 10, 10 और 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे n के अंदर, इसी डब्बे के अंदर कितना आएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ओके, सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्या इसको कोड करके देखा जाए, क्या कोड इसको करके देखा जाए? चलिए अच्छा देख लेते हैं, हमको भी थोड़ी शांति मिलेगी, आपको भी मिलेगी। चलिए आ गया विजुअल स्टूडियो कोड पे, इसको करते हैं क्लीन। क्लीन करने के बाद में अब जनाब हम लोग क्या करने वाले हैं, सब हटा देते हैं, बिल्कुल सब साफ कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बचा हुआ है क्या ऊपर? नहीं, कुछ नहीं बचा है। अब हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले इंट में हम लोग ने क्या लिया था, अभी क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा, मुझे सामने देखो मैं लिख के रखता हूँ तो मुझे समझ में आता है। इंट m इक्वल टू 10 लिया था, ठीक है भैया, 10 ले लिया और सेमीकोलन लगा दिया। फिर दूसरा हम लोग ने इंट लिया था और इसमें हम लोग ने क्या लिया था, एक तो वेरिएबल बनाया था n, एक वेरिएबल बनाया था n, फिर दूसरा बनाया था n1, इस तरीके से, हाँ या ना, ठीक। फिर हम लोग ने क्या किया था, n जो वेरिएबल है उसके अंदर इक्वल लगा के हम लोग ने किया था प्लस प्लस m, प्लस प्लस m मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, तो भैया प्लस प्लस m कर दिया सेमीकोलन। फिर हम लोगों ने क्या किया, n1 में हम लोग ने कराया m प्लस प्लस, m प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो भैया ये हो गया। फिर हम लोग ने क्या किया था कि n जो था उसमें पोस्ट डिक्रीमेंट कराया था, पोस्ट डिक्रीमेंट करा दिया, तो इसमें से वैल्यू घटेगी पर दिखेगी नहीं पहले। फिर जो n1 है इसमें प्री डिक्रीमेंट करा दिया, ठीक, प्री डिक्रीमेंट करा दिया। फिर n माइनस इक्वल टू और n1 ये करा दिया, इतना करा दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरीके भी तो लिख सकते हैं कि n इक्वल टू n माइनस n1, ये मैंने कमेंट कर दिया जिससे आपको दिखे, ठीक है। इसको इस तरीके हम लोग समझ सकते हैं। अब क्या कर रहे थे हम लोग, इसको कराने के बाद में हम लोग प्रिंटफ चलाते हैं, प्रिंटफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इसको करने के बाद में %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, %d, और यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में हम लोग किसको कॉल करेंगे, हम लोग करेंगे n को, कि n के अंदर क्या वैल्यू आई है लास्ट में। चलो भैया रन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं टर्मिनल को क्लियर, और क्लियर करने के बाद इसको करते हैं रन, तो आंसर आपका 0 आ गया। और देख लो क्वेश्चन में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको स्मॉल करता हूँ, देख लो सेम क्वेश्चन है और सेम यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देख लो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ स्क्रीन को, आप बिल्कुल मैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी m इक्वल टू 10 था, इंट n n1 दो बने थे, यहाँ पे वही चीज़ है। फिर यहाँ पे प्लस प्लस m प्लस प्लस हुआ है, यहाँ पे भी देख लो वही चीज़ हुआ है। यहाँ पे n माइनस माइनस और माइनस माइनस n1 हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है, ठीक है। फिर n माइनस इक्वल टू n1, यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है, ठीक है। और प्रिंटफ में हम लोगों ने n की वैल्यू देख ली, तो ये आपका आंसर निकल आया। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और एक चीज़, n की तो वैल्यू हमारी 0 निकल आई, m की चेक कर लेते हैं, क्या m के अंदर 12 है या नहीं है। तो भैया आते हैं यहाँ पर, हम लोगों ने प्रिंटफ में जहाँ n को किया, यहाँ पे n हटाकर m करते हैं, कोड को रन करते हैं, देखो 12 आ गया। तो हमारा एक एक चीज़ें यहाँ पे सही थी। अब आपका आंसर देखो, आप मैच करके देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आपका भी आंसर बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही किया हुआ है। इसको आप इस तरीके से डायग्राम की मदद से बनाकर भी समझा करो। एक ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर 10 डालो, फिर 2 ब्रैकेट खाली रखो। फिर देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली वीडियो देखो, जाकर वीडियो देख ली होगी तो सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इतना आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक चुटकी में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही आपको इजी तरीके से सब चीज़ें समझा रखी हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहीं से हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। हम लोगों ने टोटल 21 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जनाब। कितने? 21 क्वेश्चंस को सॉल्व कर डाला है, जिसमें से आपके काफ़ी सारे यहाँ पे MCQs थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, और बहुत सारे आपके कोड वाले थे जिनको कोड करके देखा हम लोगों ने।
और बहुत सारे आपको इस तरीके डिफिनेशन टाइप के थे, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने मिला जुला के रखा है। और ये क्वेश्चन तो आपका 2017 के गेट के एग्जाम में आया ही था, तो समझ लो ये क्वेश्चन कितना मतलब एक तरीके से मायने रखता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका गेट के एग्जाम में आया था। इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अब कल से इफ एल्स का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, इफ एल्स पढ़ाऊंगा, फिर इफ एल्स के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, लूप पढ़ाऊंगा, लूप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ऐसे से जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे उसके क्वेश्चंस करा दूंगा। 100 से ज्यादा ही यार 100-150 से ज्यादा क्वेश्चन इस पूरे कोर्स के अंदर हो जाएंगे। मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स है यार। इसको पढ़ने के बाद सीधे आप कह सकते हो कि हाँ सी में मास्टरी है हमारी। फिर आपको डीएसए होगा तो देखेंगे सी में सिखाएंगे, फिर C++ में सिखाएंगे, आगे क्या होता है। वैसे जावास्क्रिप्ट का मूड है मेरा सिखाने का, क्योंकि वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कराना है। तो जनाब इसी के साथ वीडियो को विराम लूंगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। कमेंट में कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज दे दीजिए। इसी साथ अपनी वीडियो को विराम लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।